नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी और ये आखिरी पार्ट बचा है जो इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होता है ना। तो सबसे पहले तो वही समझते हैं कि इंटेरोगेटिव और रिलेटिव में फर्क क्या होता है। देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जहां हम किसी चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, जहाँ क्वेश्चन पूछ रहे होगे आप वहाँ इंटेरोगेटिव के तरीके से यूज होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है ये रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने का मतलब क्या करता है, दो चीजों को ऐड करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है ना। दो नाउन प्रोनाउन जो भी चीजें होंगी सबको जोड़ के, है ना। और उस सेंटेंस को कैसा बनाता है, असर्टिव या फुल स्टॉप वाला बनाता है। पर यहाँ हम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव बन जाता है ना। यहाँ आपको मिलेगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन और यहाँ आपको मिलता है फुल स्टॉप। ठीक है। तो अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में आपको शब्द सेम सेम से देखने को मिलेंगे। हु मिलेगा, whom मिलेगा, which मिलेगा, how मिलेगा, where, when, what, why, whose, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों में दोनों ही यूज होते हैं, है ना। समझो कैसे कि दोनों में सेम वर्ड ही यूज होते हैं, पर एक जगह वो इंटेरोगेटिव होगा और एक जगह रिलेटिव होगा। देखो कैसे, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने कहा हु आर यू, तो हमने कहा, यहाँ देखोगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। फिर एक जगह लिखा हुआ है आई डोंट नो हु आर यू, है ना। और एक लिखा हुआ आई डोंट नो हु यू आर। अब देखो सेंटेंस में दो तीन चीजों से ही हमारा खेल होता है। क्या, एक हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है किसी सेंटेंस के लिए, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट भी हमारा रहता है ना। ये नॉर्मल सेंटेंस होता है, या कहिए ऐसा सेंटेंस फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनता है। पर जैसे ही आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं ना सब्जेक्ट के, और फिर बाकी चीजों को आप लिखते हैं, ऐसे में हमारा क्या रहता है, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है। तो फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है कि जब आप सब्जेक्ट के पीछे रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट के बाद में रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस होगा या फुल स्टॉप वाला बनेगा। या फिर कहें कि सब्जेक्ट से पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है हमारा कि वो कहाँ कैसे काम करेगा। अब देखो यहाँ देखोगे तो सारे में आई डोंट नो लिखा हुआ है दोनों में। तो यहाँ देखोगे तो ये रहा सब्जेक्ट, है ना, ये डब्ल्यू एच का वर्ड हो गया जो हमारा प्रोनाउन है, और हु हो गया, और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो इंटेरोगेटिव बनता है। बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आई डोंट नो हु यू आर, अब यहाँ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो, ये आ गया डब्ल्यू एच का वर्ड, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट आपका, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी कहिए एक ही है यहाँ। ठीक है। दूसरा कहें तो यहाँ लिखा हुआ है डब्ल्यू एच का वर्ड, उसके बाद देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, उसके बाद देखोगे तो क्या लिखा हुआ है आपका, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। पर यहाँ देखोगे हमने अभी पढ़ा था क्या, कि जहां फुल स्टॉप बन जाए और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ध्यान रखना अब एक चीज का, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये डब्ल्यू एच का वर्ड कैसे काम कर रहा है ये डिसाइड करता है क्या, कि अगर इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ, तो ध्यान रखना वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से उस सेंटेंस के अंदर आया है। मतलब उसके लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। पर जैसे ही इस डब्ल्यू एच के वर्ड के बाद में क्या मिले, हेल्पिंग वर्ब मिले, और उसके बाद में चला जाए हमारा सब्जेक्ट, तो ध्यान रखना वो हमेशा इंटेरोगेटिव के तरीके से काम कर रहा होगा प्रोनाउन। बात समझ आई, वो डब्ल्यू एच का वर्ड कैसे काम कर रहा होगा, उसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा होगा। तो यहाँ देखोगे तो अब नोटिस करना है इन सारी चीजों में, यहाँ देखो डब्ल्यू एच का वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से बनना चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अगर इसके पीछे ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखा होता तो वो कह रहा होता कि भाई मैं नहीं जानता, बताओ आप कौन हो। पर यहाँ मैं कह रहा हूँ आई डोंट नो हु यू आर, और पीछे देखो जैसे ही सब्जेक्ट के पीछे चला जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा होगा। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने कहा था कि एंड में आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन
नहीं मिलेगा। बात समझ आई? तो ये आपके सारे वर्ड्स जो हैं दिखाते हैं, बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या इस पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो इंटेरोगेटिव, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आपका क्या बन जाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अब यहाँ देखो, हु का यूज हम कर रहे होंगे कौन के लिए, जहां हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पता करना हो तब हम यूज करते हैं हु का। हुम का यूज हम करते हैं किसको के लिए, और जहां ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम हुम लगा के। विच जो आता है कौन सी का पता करने के लिए आता है ना, किसी भी चीज में से चूज करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे, है ना। हाउ का यूज मतलब होता है कैसे, तो ये तरीका दिखाता है, मैनर दिखाता है, किसी भी काम के तरीके को दिखाने के लिए यूज करें। वेयर का मतलब होगा कहाँ, तो जहां हमें कोई प्लेस जानना होगा तब हम यूज कर रहे होंगे। व्हेन का मतलब होगा कब, तो जब हम टाइम की बात कर रहे होंगे तब इसका यूज करेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या, तो ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी चीजें जाननी हो तब हम यूज कर सकते हैं इसको। वाई का मतलब होता है क्यों, रीजन पता करने के लिए कि इस बात का रीजन क्या है। और हुज मतलब होता है किसका या किसकी, तो ओनरशिप का पता करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। तो ये सारे शब्द जो हैं आपके क्या होते हैं, डब्ल्यू एच के वर्ड्स होते हैं। तो ध्यान रखना बस एक ही चीज का आपको, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव में डिसाइडिंग फैक्टर हमारा जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को पहले लिखना अपनी कॉपी पे और खुद से पीछे के वर्ड्स में से कुछ ना कुछ फिलअप करने की कोशिश करनी है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है ब्लैंक हैज कम। मतलब हैज कब आता है, जब क्या होता है, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट में कोई आ चुका है। तो कौन आ चुका है हम पता करने के लिए यूज करेंगे हु हैज कम, है ना। सब्जेक्ट का जब पता करना हो तो हम कहेंगे भाई कौन आ गया, तो हु लगा के। ब्लैंक डिड यू मीट, अब यहाँ देखो यू, तो सब्जेक्ट जो है क्या करके आया है, मिल के आया है, ये वर्ब करके आया है। किससे, अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है कि भाई तुम मिले हो किससे, तो हम कहेंगे whom did you meet, कि किससे तुम मिले हो। ऑब्जेक्ट जब पता करना हो। ब्लैंक यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, इज गिल्टी, तो इज गिल्टी ये रहा वर्ब आपका, ये रहा है ना, कोई भी कंडीशन है एक तरीके एडजेक्टिव कहिए कि भाई कौन गिल्टी है वहां, तो हम ऐसे में कहेंगे हु इज गिल्टी, सब्जेक्ट पता करना चाहते हो। ब्लैंक नोज यू, कौन जानता है, तो हम कहेंगे हु नोज यू, कौन जानता है। और टू जो है हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इसके बारे में चैप्टर जब स्टार्ट करा था तब भी हमने बात करी थी। प्रीपोजिशन जब भी होगा हम यूज करते हैं क्या, ये बताने के लिए कि, और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास होता है हूम, टू whom आर यू नोन। पैसिव में इसको लिखा गया है टू whom आर यू नोन। ब्लैंक इज योर रूम, तो आप कह दो विच इज, है ना, कौन सा है, या आप कह सकते हो कि वेयर इज योर रूम, कहाँ है आपका। ब्लैंक इज योर बुक, है ना, आप कह दो विच इज या वेयर इज योर बुक, दोनों बातें क्या है, ठीक बैठेंगी। ब्लैंक ड्रेस डिड यू बाय, तो आप कह दो विच ड्रेस, है ना, डिड यू बाय, कौन सी तुमने खरीदी। ब्लैंक यू फील विल विन द रेस, अब देखो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, और कौन के लिए हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट जीतेगा, और सब्जेक्ट पता करने के लिए लगाते हैं ब्लैंक। बाई आ गया, वॉज दिस डन, और बाई हमारा प्रीपोजिशन है, तो करने वाला डूअर होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो बाई whom लगा देंगे, ठीक है। ब्लैंक ऑफ द रूम इज योर्स, है ना, कि इन सारे रूम्स में से तुम्हारा रूम कौन सा है, विच ऑफ द रूम्स इज योर्स। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक बुक इज दिस, तो आप कह दो हुज, किसकी है ये किताब। ब्लैंक रूम इज दैट, तो आप कह दो हुज रूम इज दैट। ब्लैंक कह रहा है कि डू यू लिव, तो आप कह दो वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप। ब्लैंक डिड ही रीच, तो आप कह दो व्हेन, समय पता करने के लिए भाई कब पहुंचा। कह रहा है कि आर यू क्राइंग, आप कह दो व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा है भाई, ऐसा पता करने के लिए, है ना। ये मत कह देना हाउ आर यू क्राइंग, कैसे रो रहे हो। तो ब्लैंक विल द एग्जाम स्टार्ट, तो समय पता करना है तो हम कह देंगे व्हेन विल द, समय, हमारा एग्जाम जो है किस समय स्टार्ट होगा। तो ये टाइम पता करने के लिए बहुत बेसिक से वर्ड है ये। चलो
अब यहाँ देखो, ये सारे अच्छे हैं, समझो कैसे। कह रहा है कि आई नो ब्लैंक हैज कम, कि मैं जानता हूँ कौन आ गया, हु हैज कम, है ना, कौन कौन आ गया। आई नो ब्लैंक ही हैड मेट, तो ये सब्जेक्ट रहा। हैड मतलब बताता है कि भाई मिल चुका है, ये वर्ब कर चुका है। तो ये सब्जेक्ट मिला है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो हम कहेंगे whom he had met। ठीक है, whom लगा देंगे। आई नो ब्लैंक बॉय इज एट होल्ड, तो देखो काफी सारे लड़के हैं, मैं जानता हूँ इनमें से कौन सा, जब चूज करना होता है हम लगाते हैं विच बॉय इज एट होल्ड, कि इनमें से कौन सा लड़का जो है जिसकी गलती है। द गवर्नमेंट ब्लैंक इज चोजन बाय द पीपल हैज द राइट टू, है ना। तो कह रहे हैं कि जो सरकार लोगों ने चुनी है उसको क्या है, अधिकार है शासन चलाने का। तो हम कहेंगे, अब देखो काफी सारे लोग वहाँ इलेक्शन में खड़े होंगे, उनमें से कोई एक सरकार जो है चुन के आएगी तो उसी को अधिकार है, तो विच इज चोजन बाय द पीपल हैज द राइट टू गवर्न। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखना क्या, जो हमारा हुज होता है ना, हुज, जो हुज हमारा होता है, तो जब भी आप किसी शब्द के साथ हुज लगाते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा था कि हुज बुक इज दिस, अभी पीछे हमने भरा था हुज बुक इज दिस, वही किसकी है किताब। तो यहाँ जब हम आंसर करेंगे ना, तो आंसर आप क्या कर रहे होगे, राम की है, श्याम की है, सोहन की है, उसकी है, ऐसे। क्या आप ऐसा कहोगे कि ये जो है किताब, ऐसे कह सकते हैं कि बेंच की है, नहीं कह सकते ना। तो हुज बुक इज दिस का मतलब ये होता है, जब भी आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप कोई ना कोई लिविंग एंटिटी के रूप में देना पड़ता है, लिविंग थिंग के रूप में देना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हुज हमेशा तभी यूज होता है जब हमें लिविंग थिंग के लिए करना होता है। तो ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स के लिए ही हुज का यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए हुज का यूज नहीं होता। समझो अब कैसे। कह रहे हैं कि द सरस्वती इज द रिवर हुज डिसअपियरेंस इज अ मिस्ट्री। तो कह रहा है कि भाई जो सरस्वती रिवर है उसका डिसअपियरेंस जो हो गया वो एक मिस्ट्री है ना। और अभी हमने बात करी कि सरस्वती तो रिवर है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है, और डिसअपियरेंस किसका है, सरस्वती का। और अभी हमने कहा कि हुज जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ऐसे में जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो अगर एरर पूछे तो हुज यहाँ एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। पर अगर ठीक करने की बात हो तो फिर आप ये दोनों शब्दों को काट देंगे। आप ये कहोगे द सरस्वती इज द रिवर डिसअपियरेंस, ऐसे लिखोगे डिसअपियरेंस ऑफ विच, आप इस तरीके से लगाओगे इज अ मिस्ट्री, है ना। हुज डिसअपियरेंस को हटा के आप शब्दों को, जो भी आपका वो नाउन है जो आप अधिकार बताना चाहते हैं, वो पहले ऑफ और विच वर्ड का यूज करके आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ आई। कह रहे कि माई फ्रेंड रोहन लिव्स इन अ कॉलोनी हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन, कि रोहन जो है मेरा दोस्त एक कॉलोनी में रहता है और उसका नाम मैं भूल गया। अब ध्यान दो, नाम किसका है, कॉलोनी का है, और कॉलोनी क्या है, नॉन लिविंग, तो उसके साथ हुज नहीं आएगा, हम यूज करेंगे नेम ऑफ विच, इसका नाम मुझे अब ध्यान नहीं है। बात समझ आई। तो रोहन क्या, नहीं बात कर रहे हैं हम नाम की, बात किसकी कर रहे हैं, कॉलोनी के नाम की, तो कॉलोनी नेम ऑफ विच हम, ठीक है। आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या समस्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब जानना होता है आप लगा सकते हैं। एंड हाउ टू सोल्व इट, किस तरीके से उसको सोल्व करना है वो बता रहा है। और कह रहा है कि आई वॉन्डर्ड, अब ध्यान रखना दो तरीके का हमारे पास वॉन्डर होता है, एक WANDER वाला होता है जिसका मतलब होता है भटकना, इधर उधर, है ना। और एक हमारे पास ये लिखा हुआ है WONDER, इसका मतलब होता है क्या, इसको हम कहते हैं सोचना, है ना। ठीक है, इसका मतलब आश्चर्य होता है इसका, है ना, आश्चर्य भी होता है कि 7 वंडर है, 8 वंडर है। ठीक है, जब वो नाउन होगा तब। पर यहाँ मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, वो कहेगा आई वंडर वट, क्या करना चाहिए वो सोच रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, तरीके के लिए। ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव, उसने मुझे सिखाया कि तैरा कैसे, चलाया कैसे जाता है, ड्राइविंग कैसे करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे शब्दों का बस आपको इन पे स्टार लगा लेना है, ये बड़े काम की चीज है आपके लिए दोनों सेंटेंसेस, बाकी आप वैसे भी कर लोगे इजी। देखो, अब यहाँ कुछ सेंटेंसेज हैं, ये बड़े काम के हैं, ये सारे ही अच्छे हैं। कैसे, इट वॉज इन दिल्ली
दैट आई मेट हिम। तो इट वॉज इन दिल्ली। तो इट का यूज हमने सीखा था कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये किसी भी चीज को इंट्रोडक्शन दिलाने के लिए यूज हो सकता है ना। अब ये इंट्रोडक्शन किसका दिला रहा है? दिल्ली का दिला रहा है, और दिल्ली क्या है? मेरा प्लेस है, तो ध्यान रखना प्लेस के लिए हम दैट नहीं लगाते, वेयर का यूज करते हैं। इट वॉज इन दिल्ली वेयर आई मेट हिम, जहां मैं जो है उनको मिला, ऐसा। इट वॉज इन 2009। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये टाइम मेंशन कर रहा है, तो दैट यूज नहीं करा जाता। टाइम मेंशन करने के लिए हम व्हेन करते हैं, व्हेन आई केम टू दिल्ली, जब 2009 की बात है, जब मैं दिल्ली आया, ऐसा वो कह रहा है। द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो ध्यान रखना, द रीजन वाई ये बहुत बार हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। द रीजन वाई, और आई लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चली जाती है, तो ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बन जाता है। दो चीजों को जोड़ने का काम यहाँ कर रहा होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर बन जाता है ये, तो फिर ध्यान रखना इसका मतलब क्यों नहीं रहता है, इसका मतलब हो जाता है क्योंकि। और अगर इसका खुद का मतलब क्योंकि है, तो ध्यान रखना फिर इसके साथ बिकॉज यूज नहीं करेंगे, फिर इसके जगह पे हम लगाएंगे दैट। हम कहेंगे द रीजन वाई आई डिड नॉट कम, इस बात का कारण ये है कि मैं नहीं आया, दैट आई वॉज नॉट वेल, कि मैं क्या था? बीमार था। ठीक है, तो बिकॉज ध्यान रखना, द रीजन वाई है ना, जो हमारा शब्द है द रीजन, वाई के साथ दो शब्दों का यूज कभी नहीं होता, किसका? ड्यू टू का और बिकॉज का, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही इसके अंदर वाई ने कंप्लीट कर दिया है। वाई का मतलब यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा है। ये ये भी बड़ा काम का है ना, ये भी बड़ा ध्यान से। सी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड, कि वो एडमिट कार्ड अपना लाना भूल गई, विच कॉज द प्रॉब्लम, तो जिस वजह से क्या हो गया? समस्या होगी। द रेन फ्लडेड द रोड्स विच ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, है ना। क्या हो गया कि बारिश हुई, बारिश की वजह से फ्लड आई, और सारी जो है चीजें एकदम से रुक गई एक जगह पे, है ना। समझो अब कैसे। सी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड नहीं लाई, विच caused द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो हुई है किस वजह से हुई है? वो एडमिट कार्ड नहीं लाई, इस वजह से। अगर वो एडमिट कार्ड ले आती, तो क्या ये आगे की कहानी हमें लिखनी पड़ती कि विच कॉज द प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, तो आगे में सेंटेंस नहीं लिखना पड़ता। तो विच यूज नहीं करते हम इसके लिए, तो आप यूज करोगे एंड दिस कोज्ड, ध्यान रखना है ना। तो आप यूज करोगे एंड दिस कोज्ड द प्रॉब्लम, और इस वजह से क्या हुआ है? समस्या पैदा हुई। विच यूज नहीं किया जाता। द रेन फ्लडेड द रोड्स विच ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंडस्टिल, तो हम कहेंगे एंड दिस, और इस वजह से क्या हो गया? लाइफ जो है एक तरीके से रुक गई, सारी चीजें हमारी रुक गई। ठीक है, बात समझ आई। तो विच का यूज नहीं करते हम एंड, और क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, और वो ये हमारी समस्या इस वजह से हुई, तो हम कहेंगे और इस वजह से ये हुआ। ठीक है, और इस वजह के लिए हम यूज करते हैं दिस, एंड दिस का। ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा, ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो हम कहावत भी है वैसे। तो ऑल, ध्यान रखना, एक सेकेंड। ऑल समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, अगर इन सब के लिए हमें कभी भी प्रोनाउन लगाना हो ना, ध्यान रखना दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सारी चीजें आ सकती हैं, ऑल में लिविंग नॉन लिविंग सारी बातें। तो कह रहे हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चीजें चमकने वाले, तो ध्यान रखना ऑल के साथ कंजंक्शन प्रोनाउन अगर लगाना है रिलेटिव, तो दैट का यूज करते हैं। ऑल इज वेल, वो सब कुछ अच्छा है, दैट एंड्स वेल, जिसका अंत क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। दिस इज द, देखो अब ध्यान रखना, कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा मैं। द सेम के साथ एक पेयर हमारा बनता है दैट का, और द सेम के साथ एक पेयर बनता है हमारा एज का। दैट तब लगाते हैं जब इस हिस्से में, जिस हिस्से में आपका फिलिंग द ब्लैंक से कोई भी वर्ब का फॉर्म दिया रहे, दैट के बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म होगा तभी आता है। अगर वर्ब नहीं है, तो फिर आप द सेम के साथ एज का यूज करोगे। कैसे? दिस ही इज द सेम लोक स्मिथ ब्लैंक आई सॉ हिम इन दैट शॉप। तो देखो यहाँ सॉ वर्ब आई हुई है, जो हमारा वर्ब का फॉर्म है। तो द सेम के साथ अगर वर्ब आ जाए, तो दूसरे हिस्से में ध्यान रखना दैट का यूज किया जाता है।
दिस इज द सेम ड्रेस एज माइन। अब यहाँ देखो द सेम आया है, पर एज के बाद वाले हिस्से में देखो वर्ब नहीं है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो फिर द सेम के साथ हमारा पेयर एज का बन जाता है, ना कि दैट का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट, है ना। सो के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, दैट का। और कंजंक्शन में फिर मैं पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि जिंदा रह सके, है ना। वी मे लिव। दिस इज द बेस्ट ऑफर, वो कह रहा है दिस इज द, है ना। तो ध्यान रखना, द जो है उसके बाद आया सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होता है, जो एडजेक्टिव का तीसरा डिग्री जो होता है, गुड बेटर बेस्ट वाला। तो उसके बाद हमेशा अगर आपको प्रोनाउन लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम दैट लगा, दिस इज द बेस्ट ऑफर दैट आई कैन गिव यू। तो दैट जो है फॉलो करता है सुपरलेटिव डिग्री को। वी ट्राइड एवरीथिंग, अभी हमने पढ़ा एवरीथिंग के लिए हमने यूज करना होता है दैट। दैट वाज फिजिबल। वी कैन प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज ब्लैंक आर टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। रिक्वायर्स, तो देखो प्रोवाइड ऑल, ऑल के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है, यहाँ हमने पढ़ा ऑल के साथ भी हमें अगर प्रोनाउन लगाना है तो हम लगाएंगे दैट। योर शॉप हैज नथिंग दैट आई नीड, है ना। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, सबके लिए हम लगाते हैं दैट। और देखो ही इज द बॉय और ब्लैंक वॉन द रेस, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट जानना है, ध्यान रखना सब्जेक्ट के लिए हमें यूज करना होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ो। फिर कह रहे सी कांट बाई एनीथिंग, एनीथिंग भी आ गया तो आंख बंद करके आप लगा देना। दैट कैन प्रोवाइड कंफर्ट टू हर ग्रीविंग सोल, कि कुछ भी ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं खरीद सकती जो उसकी दुखी आत्मा को क्या कर दे, कंफर्ट कर दे, शांति प्रदान कर दे। फिर कह रहा है दिस इज द हॉर्स ब्लैंक वन द रेस। अब यहाँ ध्यान दो, विच, समझो। वहां हमारा लिविंग एंटिटी थी, लिविंग एंटिटी था, पर कैसा था वो, कोई पर्सन रहे, तो हम हु का यूज कर रहे थे। पर यहाँ कोई एनिमल वगैरह अगर आ जाए तो हम फिर हु नहीं लगाते, या फिर नॉन लिविंग चीज आ जाए तो हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस, की सारे हॉर्स में से जिसने रेस जीती। तो ये, और पीछे वाले में देखोगे तो क्या है, रेस में ही इज द बॉय हु वॉन द रेस। तो यहाँ लड़के के लिए, लिविंग एंटिटी के लिए अभी मैंने बताया अगर वो पर्सन है तो हु का यूज करेंगे, अदरवाइज विच का यूज आप कर सकते हैं। द जोकी एंड द हॉर्स, तो जोकी हो गया पर्सन, लिविंग थिंग, और हॉर्स मेरा क्या हो गया, एनिमल। ब्लैंक वॉन द रेस आर मिसिंग, दोनों के दोनों क्या हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए दोनों एक साथ आ जाए, कोई पर्सन आ गया, लिविंग थिंग आ गई, है ना, और कोई एनिमल आ गया, दो चीज आ गई। अब इसके लिए हमें हु यूज करना चाहिए, इसके लिए हमें यूज करना चाहिए विच। पर अगर दोनों एक साथ आ गए तो हम यूज करते हैं दैट। बात समझ आई, कि अगर सेंटेंस में दोनों आ गए तो फिर हम ना हु यूज करेंगे ना विच, हम यूज करेंगे दैट। जो कि एंड द एक्यूज्ड, ये हमारा क्या हो गया, पर्सन, एंड द गन ये हमारा हो गया नॉन लिविंग। तो या पर्सन मिल जाए हमें, या फिर नॉन लिविंग मिल जाए, तो भी ध्यान रखना दोनों चीजों के लिए। अब इसके लिए हम यूज कर सकते थे वही हु, इसके लिए हम यूज कर सकते थे विच, तो वही कहानी, अब दोनों के लिए क्या यूज करोगे आप, दैट। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर ब्लैंक द पुलिस वर लुकिंग फॉर हैव बीन फाउंड, तो हम कहेंगे दैट, ठीक है। तो देखो लास्ट बचा है जो हमारा, ही इज सच एन इडियट ब्लैंक ही अंडरस्टैंड नथिंग। देखो सच के साथ एक पेयर बनता है हमारा दैट का, और एक सच के साथ पेयर बनता है एज का। देखो कैसे, एक देखो सॉरी, देखो क्यों कह रहे हैं इज सच एन इडियट ब्लैंक ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। अब सच के साथ दैट का पेयर तब बनता है जब
यहाँ सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दो चीजों को जोड़ने का काम। एक तरफ आप कह रहे हो भाई साहब को इडियट, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उसको कुछ समझ नहीं आता। तो जो बात या जो चीज आपने फर्स्ट पार्ट में कही उसको प्रूव कौन करेगा, ये सेकंड पार्ट आगे प्रूव कर दे। कि जैसे आपने यहाँ उसको इडियट बोला, तो दूसरे भाग में आपने ये कहा कि उसको कुछ समझ नहीं आता। तो हम ध्यान रखना, अगर ऐसा हो तो सच के साथ किसका पेयर बनेगा, दैट का पेयर बनेगा। वैसे कन्वेंशन में पढ़ाते हैं ये सब में। दूसरा, सच के साथ एज का पेयर भी बनता है। सच के साथ एज का पेयर भी बनता है। वो किस कंडीशन में होता है कि वो देखो, वगैरह कि ही इज सच एन इडियट, कि वो मूर्ख है। आई हैव नेवर सीन, नेवर सीन का मतलब क्या है कि इसने बहुत सारे इडियट्स देखे हैं पर ऐसा नहीं देखा। इडियट तो ये भी है पर ऐसा इडियट नहीं देखा उसने, बहुत सारे इडियट्स देखे हैं। तो जब भी हम कैटेगराइज कर देते हैं, है ना, तब हम यूज करते हैं क्या, सच के साथ एज का पेयर। तो इडियट्स बहुत सारे हो गए, तो उन्हीं की कैटेगरी में ये आता है, तो सच के साथ एज हमारा आ जाता है। चलो, बाकी फिर मिलते हैं। ये प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया। आप कहीं से भी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जो भी किताब आपके पास है उससे, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं एक्सरसाइज डाल दूंगा, वहां से आप लगा लेना। धन्यवाद।